नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आजकल हरियाणा में जो राजनीतिक मूड और मिजाज है वो काफी गर्म है। एक तो निकाय चुनाव और दूसरा राज्यसभा चुनाव। अब से कुछ देर पहले बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन का पर्चा भर दिया। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है, ये कार्तिकेय शर्मा हैं कौन। इनके पिता बड़े नेता रहे हैं और कांग्रेस के नेता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इनके पिता मित्र रहे हैं और साथ ही साथ अंबाला से एक जमाने में एमएलए भी रहे हैं। लेकिन उससे भी खास बात यह हो गई कि जेजेपी का समर्थन मिल गया। ऊपर से रंजीत चौटाला जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं रानिया से और फिलहाल बिजली और जेल मंत्री हैं, उन्होंने भी समर्थन देने को कह दिया है। तो 10 और 1 11 के साथ कार्तिकेय शर्मा ने अपना खाता खोला है। उधर अजय माकन कांग्रेस के कैंडिडेट हैं राज्यसभा के लिए। उधर पवार साहब जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के मैदान में आ जाने से मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इसलिए भी हो गया है कि कुल 31 विधायकों का समर्थन यानी वोट चाहिए अगर राज्यसभा पहुंचना है। तो कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं, लेकिन आपको पता है कि कुलदीप बिश्नोई एकदम अलग अलग हैं, ट्वीट कर रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं ट्विटर पे, लेकिन कांग्रेस के किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब कुलदीप बिश्नोई को अगर माइनस कर दीजिए तो फिर वो 30 हो जाता है। अब ये एक ऐसा मसला है जहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपको ये भी याद होगा कि पिछली बार जो स्याही यानी इंक जो बदल दिया गया था और रणदीप सुरजेवाला का वोट कैंसिल हुआ था, उसके बाद सुभाष चंद्रा वहां पर कैंडिडेट वो जीत कर राज्यसभा पहुंचे थे। वो भी मीडिया हाउस के एक मीडिया हाउस के मालिक हैं और कार्तिकेय शर्मा भी एक मीडिया हाउस के मालिक हैं। ये दोनों इत्तेफाक देख लीजिए। पिछली बार सुभाष चंद्रा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, इस बार कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। बहरहाल ये तो कहानी चल रही है कांग्रेस की। और आज कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट कर दिया और ये कहा कि कुमारी सैलजा, इतने सारे कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किए, क्या कुमारी सैलजा के लिए एक सीट भी नहीं थी? क्या कुमारी सैलजा को कैंडिडेट नहीं बनाया जाना चाहिए था? अब ये सब कुछ हो रहा है तब जबकि राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं, नॉमिनेशन फाइल हो रहा है और हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको लेकर के चर्चा होती रही है। कल हम बात कर रहे थे किस तरीके से रणदीप सुरजेवाला को भेज दिया गया राजस्थान के प्रभारी और दिल्ली के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भेज दिया गया हरियाणा। बहरहाल ये चलता रहेगा। और उधर निकाय चुनाव भी दिलचस्प होता जा रहा है। एक फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा का एक डायलॉग था कि इश्क या क्या मोहब्बत से डर नहीं लगता, थप्पड़ से लगता है। इन पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव से तो नहीं लेकिन सिंबल से डर लगने लगा है। और कैप्टन अजय यादव जो बहुत ही दमदार नेता हैं कांग्रेस के। कैप्टन साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। कांग्रेस के मैं आपको बता दूं कि कैप्टन अजय यादव का अपना वजूद है, बहुत लंबे अरसे तक विधायक रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान में अच्छी पैठ है और ये आजकल ट्वीट भी खूब करते हैं। कैप्टन साहब, मैंने एक आज आपका ट्वीट देखा, फिर उसे पढ़ा, फिर मैंने कहा आपसे बात करके उसे जरा समझता हूं कि उसका मतलब क्या है। ये आपने ट्वीट में अपने मित्र और पूर्व जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं उनके लिए बड़ा दर्द आपने व्यक्त किया अपने ट्वीट में। देखिए, ऐसा है कि कुमारी शैलजा जी पिछले 30 साल से राजनीति में हैं, बल्कि 35 साल भी हो सकते हैं, और निष्ठा से पार्टी की सेवा की है। और
पिछली बार भी उनका राज्यसभा के अंदर उनके बारे में विचार किया जा रहा था, उस वक्त दीपेंद्र हुड्डा जी को बना दिया गया था। मैं ये कहता हूँ अगर हरियाणा में अगर कोई समस्या थी, जब तो 10 राज्य थे, जब रणदीप को जगह मिल सकती है तो मुझे लगता है कि शैलजा जी को भी जगह मिलनी चाहिए थी जी। मेरा तो इतना ही कहना है। बाकी मैं क्या मैं तो ना तो इलेक्शन कमेटी में हूँ, ना मैं जो है जो जिन लोगों ने निर्णय लिया है उसमें, मैं तो अपनी जो अंतरात्मा है उसकी बात मैंने कही है कि उनका भी हक बनता था, उनको भी पार्टी हाईकमांड को कंसिडर करना चाहिए था। ये बात मैंने कही है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसमें कोई सनसनी हो या इस प्रकार की बात हो। सनसनी फैलाने का काम हमारा है ना कैप्टन साहब। आपने जो लिखा है उसका मतलब ये है ना कि मतलब कहीं ना कहीं दिल में दर्द है। रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा की जगह राजस्थान, राजस्थान वाले को हरियाणा, और हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष को कहीं नहीं। देखिए साहब, मैंने जो बात कहनी थी अपनी कह दी है, इससे ज्यादा आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जो मेरा ट्वीट है वो अभी भी मेरे ट्विटर हैंडल पे है और आगे भी रहेगा। उसमें जो बात मैं कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ। और अजय माकन को हरियाणा से कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया गया राज्यसभा के लिए, वो ठीक है? उसके बारे में आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनको अगर जगह दी है, मैं तो ये उनको जगह मिल गई तो कहीं ना कहीं अगर हमारे राज्य में अजय माकन जी को जगह दी गई है तो शैलजा जी को किसी और राज्य में जगह दे दी होती तो मुझे और खुशी होती। अजय माकन जी को तो मेरा बेटा एमएलए है, डट के वोट देगा और उनको जिताएंगे हम। लेकिन एक आपने खबर सुनी होगी ना, कार्तिकेय शर्मा भी आ गए इंडिपेंडेंट बैक बाय जेजेपी मैदान में। अब ये खेल तो बड़ा दिलचस्प हो गया। भाजपा का काम तो ये है कि धन बल से जो है राजनीति करना चाहते हैं। उनकी राजनीति जो है तोड़ फोड़ की, भ्रष्टाचार की, पैगासस जो कांड है वो आपने बड़ा चर्चा में है, विदेशों में चर्चा में है, लेकिन हमारी यहाँ की जो जुडिशरी है उसने भी इसका संज्ञान लिया है। तो ये तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे जो है जो एक सिंगर थे पंजाब के, उनको किस तरीके से उनका कत्ल कर दिया गया, उनकी सुरक्षा कम कर दी। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनका क्या है? ये तो नहीं ये कुछ भी कैप्टन साहब ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अंग्रेजों के दलाल थे, ये ठीक है, दलाली की है, ये दलाली करेंगे। अगर आपका अपना घर एकदम मजबूत हो तो बाहर के आक्रमणकारियों से क्या खतरा? देखो जी, इस देश में तो आक्रमण होते रहे पहले जी, ठीक है ना। कांग्रेस को तो आदत है लड़ने की, अब लड़ाई लड़ेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब और घर में आपने विश्वास है, हरियाणा विश्वास है, हरियाणा कांग्रेस जी जीतेंगे चुनाव। हरियाणा कांग्रेस के घर में कहीं कोई दरार है, कहीं कोई छेद है कि बाहर का पानी अंदर आ जाएगा? एक कुलदीप बिश्नोई जी से इधर आपकी बात हुई या मुलाकात हुई है क्या? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई थी, पर मैंने उनको अपना मैसेज किया था कि धैर्य रखें और आपको भी एडजस्ट कहना कि पार्टी करेगी, क्योंकि आप अभी नए नए आए हैं, हजका से आपने आके अपनी पार्टी को मर्ज किया है, तो थोड़ा संतोष रखिए। तो बाकी बहुत सारी पोस्ट हैं, उनको वर्किंग कमेटी का मेंबर बना रखा है, जो सबसे बड़ी पार्टी की जो दिशा प्रदान करती है, जो निर्णय लेती है, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसके मेंबर हैं, दीपेंद्र हुड्डा उसके मेंबर हैं। ये तो जब स्कूल के निकर पहनते थे, जब मैं राजनीति में आ गया था, मैं भी वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। तो ये देखिए, आदमी को धैर्य रखना चाहिए, समय आता है सब कुछ मिलता है। जी कैप्टन साहब, एक सवाल और आपसे ये करना चाहते हैं कि कांग्रेस ने फैसला लिया कि ये जो निकाय चुनाव है हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। एक सोनाक्षी सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, एक फिल्म में डायलॉग था कि इश्क से नहीं तप्पड़ से डर लगता है। तो ये आप लोगों को चुनाव से नहीं सिंबल से डर लगता है? डरते हैं आप कि अगर हार गए, सिंबल पे लड़े, हार गए तो बड़ी मतलब थूथू हो जाएगी, चारों तरफ मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे? देखिए, जो हमारी पहले मीटिंग हुई थी उसमें तो इस बात ये लिया गया था कि कॉर्पोरेशन
और नगर परिषद के चुनाव हम लड़ेंगे सिंबल के ऊपर। आज की मीटिंग में मैं वहाँ नहीं था, अब वहाँ क्या निर्णय लिया है मुझे मालूम नहीं है ना। नहीं मैं ये आपको तो बता आपको रहा हूँ पता ना, लग रहा है। ये फैसला है कि सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, तो ये डर लगता है ना। अब ये देखिए, मुझे तो डर लगता नहीं है, मैं तो अपने सिंबल पे यहाँ लड़े थे हम जो है रेवाड़ी में, भले ही हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली हो, लेकिन मैं समझता हूँ सिंबल से लड़ने से आपको अपनी जो असलियत का, अपनी जो ग्राउंड रियलिटी का आपको पता लग जाता है। तो अच्छा उससे रहता है ना आपके जो है कैप्टन साहब, अच्छा हाँ, रहता है ना। हुड्डा साहब की भी असलियत मालूम हो जाती, कुलदीप बिश्नोई की भी, कुमारी शैलजा की भी, किरण चौधरी की भी, सबकी सब अपने अपने इलाके के मतलब सल्तनत है सबकी अपने अलग अलग इलाकों में, तो सबका पता चलता। जी जी कैप्टन साहब 1 मिनट आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। बीजेपी हाँ से जवाहर यादव हैं, इनके यहाँ भी वही जी, कहानी है। जवाहर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये मतलब चुनाव तो लड़ेंगे, जहां हार का डर होगा वहां सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, जहां लगेगा जीत जाएंगे वहां सिंबल पे लड़ेंगे, जहां कैंडिडेट मिल जाएगा तो जो जिला की इकाइयां है वो कह देंगी जी कैंडिडेट ठीक है, जीतने की संभावना है, वहां सिंबल दे दो, जहां दिक्कत है वहां सिंबल नहीं। मतलब ये क्या फॉर्मूला है? देखिए, मुझे नहीं पता था कि राजनीतिक पार्टियों को पत्रकार चलाते हैं और वो बताते हैं कि ये निर्णय लिया गया था तो इसलिए निर्णय लिया गया था। सर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ का प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि हम चुनाव किस आधार पर लड़ेंगे, और हमारा कुछ विषयों पे बड़ा स्पष्ट कर रखा है हमने कि निगम के चुनाव और जो चेयरपर्सन है उनके चुनाव हम सिंबल जवाहर सिंबल पर। जवाहर जी, सर एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर जी कर लीजिए जी। हाँ, दूसरा देखिए, जैसे आपने कहा कि हुड्डा साहब का भी पता चल जाएगा, कैप्टन साहब का भी आपने कहा, कुमारी शैलजा का भी कहा, तो मुझे लगता है कि जहां तक बात है ये सीधा सीधा इस समय जब हुड्डा जी को नेतृत्व मिला है तब तक कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी हुड्डा जी कहते रहे कि सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। उस समय के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक तंवर, उनकी दृढ़ इच्छा थी, प्रदेश अध्यक्ष की दृढ़ इच्छा थी कि ये चुनाव सिंबल पे लड़े जाए, परंतु हुड्डा जी के अपने के कांग्रेस में ताकतवर नेता है, इसके कारण प्रदेश अध्यक्ष बोना हो गया और उस समय हुड्डा साहब ने वो करके दिखाया था। हुड्डा साहब कांग्रेस में कुछ भी कर लेते हैं, इसलिए वो कांग्रेस, जवाहर जी कांग्रेस वाली कहानी तो उनसे पूछ लूंगा। शमशेर सिंह गोगी साहब भी जुड़ गए हैं, उन आपका बहुत बहुत, गोगी साहब बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपके पास आता हूं। जवाहर जी मेरा एक सवाल है, पत्रकार पार्टी नहीं चलाते हैं सर, पत्रकार तो आईना है, उस आईने में सिर्फ तस्वीर दिखाते हैं। मैं तो देखिए बड़ा साधारण सा पत्रकार हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज कंफर्टेबल होती हैं कि यहां हम जीत सकते हैं, वहां सिंबल पर अपने अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक डेफिनेशंस को नए सिरे से डिफाइन करने की कोशिश होती है। क्या ये सही नहीं है कि जहां जहां कंफर्टेबल है बीजेपी वहां से लड़ेगी चुनाव सिंबल पे, जहां कंफर्टेबल नहीं है एक रास्ता निकाला जाता है कि जिला इकाई बताएगी, ये बताएगी, तो फिर हम निर्णय लेंगे? हाँ, इसको समझता हूँ आपका। मुझे लगता है कि वास्तव में भाजपा को समझने की आवश्यकता है। नहीं मैं समझना चाहता हूँ सर। मैं समझा रहा हूँ सर जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निगम चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे और हम प्रोग्राम का वो चुनाव भी सिंबल पर लड़े थे, केवल हमारे उस समय केवल हम सिंबल पर लड़े थे और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवारों को विजय प्राप्त हुई थी, जिसमें कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी हुड्डा साहब की, उस समय उनका चेयरमैन बना था, उस समय के जो मेयर थे विमल, वो उनके ही सरकार में बने थे, तो हम तो तब भी सिंबल पर लड़े थे, जबकि हमने 4 सीटें जीती है। इसलिए हमारा ये नहीं है, हमारा स्पष्ट मानना है कि निगम का चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे। नगर परिषद, नगर पालिका, इसमें जो इनके प्रमुख है उसका चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे, और नगर पालिका में कहीं इकाई को ही लगता है कि वो सिंबल पर नहीं, तो वहां छोड़ा, पर तो कुछ चीजों में हमने स्पष्ट किया है सर कि हमने सिंबल पर लड़ेंगे। सर मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन वही तो समझना चाह रहा हूं ना कि कंफर्ट जोन की बात है। गोगी आप सर बने रहिए, गोगी साहब भी हैं हमारे साथ। गोगी साहब, ये डर लगता है सिंबल पे चुनाव लड़ने से कि सबको पता चल जाएगा तो कि कौन कौन से सुल्तान कहाँ कहाँ कितने कितने पानी में है या पहाड़ पर है? देखो जी, ऐसे है कि पार्टी की जो फैसला है वो मानना पड़ता है,
और पार्टी ने फैसला कर दिया कि सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि ऐसा फैसला क्यों, ऐसा था कि क्या मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, बहुत सारे लोग जो है ना वो डबल बात कर रहे थे, बीएमसी ना लड़ाओ जी, म्यूनिसिपल कमेटी ना लड़ाओ जी। तो फिर ये फैसला हुआ भी या तो सारे लड़ो और या बिल्कुल भी ना लड़ो। ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं थी। बात ये है कि एक पे कंसेंसस नहीं बन रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमएलए जो थे जिनके एरिया में था उनका कंसेंसस नहीं हुआ। सर मैं तो देखिए इसलिए कहता हूं कि मैं तो जो अंदर की बात है वो समझना चाहता हूं। आपको याद होगा पिछले बार करनाल में म्युनिसिपल इलेक्शन था, एक कैंडिडेट के खिलाफ बाकी जितने लोग थे एक समर्थित कैंडिडेट को समर्थन दिया था। जवाहर जी, ये सही बात है? पिछले करनाल वाले चुनाव में जी, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखो, जैसे मैं इस पक्ष में था जी कि चुनाव सिंबल पे हो जी, लेकिन मेरे ख्याल में हमें एक या दो ही रह गए, बाकी सारे के सारे इससे भाग रहे थे। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा। इसमें शशि जी मैं आऊं बीच में? जी जी जी, जवाहर जी देखिए, गोगी जी कह रहे हैं और कैप्टन अजय यादव जी यहाँ कह रहे हैं। कैप्टन अजय यादव तो बड़े सीनियर नेता है कांग्रेस के। वो ये खुद कह रहे हैं कि मैं जिस मीटिंग में था वहाँ यही था कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। गोगी जी भी वर्तमान विधायक है, सीनियर नेता है, वो भी कह रहे हैं कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते थे। उनका कह रहे हैं मेरा व्यक्तिगत मत भी यही था। फिर ये मत बदला किसने है? अगर कैप्टन अजय यादव जी एक मीटिंग में नहीं जा पाते किसी के कारण, तो उसी में निर्णय बदल जाएगा क्या? वो कैप्टन यादव के रहने नहीं रहने से थोड़ी वो मतलब निर्णय पे असर पड़ा है। वो तो यही तो समझना चाहते हैं ना जवाहर जी, यही तो समझना चाहते हैं। हाथी के दो दांत होते हैं, एक दिखाने वाले, एक खाने वाले। दिखाने वाला तो सब दिख रहा है जो आप लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं। मैं तो खाने वाले दांत की बात कर रहा हूं कि वो कितने सारे हैं। सर, खाने वाले कांग्रेस में एक ही दांत है हरियाणा में जी, उनका नाम है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। मतलब आपने भी मोहर लगा दी कि एकमात्र नेता कांग्रेस में वही है, बाकी कैप्टन अजय यादव, कुलदीप बिश्नोई, रणदीप सुरजेवाला, ये सब सेकंड लाइनर या थर्ड लाइनर है। हाँ, मैं उसका उदाहरण बताता हूँ। देखिए, एक कैसे हैं हुड्डा, उस समय भजनलाल जी के चेहरे पे चुनाव लड़ गया, इन्होंने 67 सीटें दी थी। हुड्डा साहब ने वो 40 कर दी, चलती हुड्डा साहब की है। बाद में उन्होंने और कम कर दी, चलती हुड्डा साहब की। कैप्टन वो तो आपके यहाँ भी लागू, अरे सर वो तो आपके यहाँ भी लागू होता है। अरे सर, कैप्टन अजय यादव जी, कैप्टन अजय यादव जी खुद कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं सिंबल पर चुनाव लड़े। गोगी जी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं सिंबल पर चुनाव लड़े। और उसका जिस मीटिंग में कैप्टन साहब होते हैं उस मीटिंग में सिंबल की चर्चा होती है। उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उस समय की बात कर रहा हूँ, गोगी जी प्रदेश अध्यक्ष भी चाहता था कि सिंबल पर चुनाव हो। एक मिनट में गोगी जी को जरा लाना चाहूंगा। क्या वजह क्या होती है सिंबल? जैसे आप तो बड़ा मतलब दिलदार भी हैं और दमदार भी हैं, तो आप तो मतलब मुकाबला मैदान में करने को तैयार रहते हैं। ये सिंबल पे नहीं लड़ने के पीछे कारण क्या रहता है? कारण इसका एक ही है जी कि तो लेट हो गए और उसको मतलब बीच में ये इलेक्शन आ गया, तो सब इधर राज्यसभा का इलेक्शन आ गया, तो वो सारी चीजें जो हैं अब उसमें फिर सिंबल का हो तो सबको फिर वो करना पड़ेगा। तो ये तो कोई ऐसा तो नहीं है कि अचानक कोई भूकंप आया हो, ये तो पता था कि चुनाव होना है। आप पॉलिटिक्स में हैं, पार्टी लगातार 24 घंटा काम करती है। असली वाली गोगी साहब, आपका जो कैरेक्टर है ना, खुल के बोलने वाला, दिलदार और दमदार, आप ये बताइए कि वजह क्या है? मैंने तो मीटिंग के अंदर भी कहा जी भी जो डर के इलेक्शन लड़ेगा वो कभी जीतता नहीं है। तो ये डरा, ये कांग्रेस इतना, तो कांग्रेस आपकी पार्टी इतनी डरी हुई क्यों रहती है, या आपके नेता इतने डरे क्यों रहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन आदत नहीं है ना, कभी लड़े ही नहीं सिंबल पे। अच्छा, तो मतलब पहला स्टेप लेना औखा होता, फिर तो चलता रहता काम। जी, एक मिनट जवाहर जी और गोगी जी, आप लोग दोनों को एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। एक रिएक्शन आया है किरण चौधरी जी का, जरा वो सुनिए, इसी सिंबल वाले मसले पर वो क्या कह रही है।
मेरा निजी मानना ये है, क्योंकि पहली बार जो है ये डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, और डायरेक्ट चुनाव होने का मतलब ये है कि उसके मायने बढ़ जाते हैं। सो जो है सिंबल के ऊपर हमारे को लड़ना चाहिए, और उसी से जो है पार्टियों को फायदा होगा। हारना जीतना वो अलग बात है, लेकिन जो है जब इस तरह से डायरेक्ट चुनाव है तो उसके अंदर हमारे को सिंबल पे आवश्यक जरूर लड़ना चाहिए। ये सुना गोगी जी आपने, किरण चौधरी जी जो आपकी पहले मैं सीएलपी तो भी। किरण जी। जी से ही पूछ लो कि मैं तो खुद यही पक्ष मेरा था, यही इनका, हम दो ही थे बस। हाँ, तो इसका मतलब ये हुड्डा साहब नहीं चाहते थे कि सिंबल पे चुनाव लड़ा जाए? ये तो आप देखो, ना ये आप बताएंगे ये मीटिंग के सीनियर अंदर आप थे, फिर जवाहर जी की तरह आप कहने लगिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी जो है आजकल तो जो पत्रकार चलाते हैं। जिसको फैसला करने की पावर है उसी ने किया है ना। तो मतलब ये हुड्डा साहब ने किया। मैं कहता हूँ व्यक्ति विशेष का नाम क्यों लूं? हाँ नहीं ठीक है, वो वहाँ तो मैं प्रभारी जी भी थे, आप नहीं ले प्रदेश सकते, अध्यक्ष मैं भी तो थे। नहीं सकता हूँ ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जो फैसला लेने की पावर रखते हैं उन्होंने ही फैसला किया भी नहीं लड़ा जाएगा जी। तो ये सुन रहे हैं आप जवाहर जी, गोगी जी को भी सुन रहे हैं, अजय यादव को भी आपने सुना, कैप्टन साहब को, और किरण चौधरी को भी सुना। ये जवाहर जी का लगता है लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है। बहरहाल ये कांग्रेस और बीजेपी, ये गोगी जी। हेलो शशि जी, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आपकी आप मिल रही है आवाज? तो ये मेरा सवाल आपसे ही था। ये तीन लोगों को, तीन बड़े नेताओं को आपने सुन लिया, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी, वो कह रहे थे कि ये सिंबल पे ही लड़ना चाहिए, डायरेक्ट इलेक्शन है। गोगी साहब को आप सुन ही रहे थे। ये पॉलिटिकल पार्टीज, और उसी में मैं बीजेपी भी जोड़ देता हूं। मतलब आप भी अपवाद में नहीं है, ठीक है, आप अधिकांश जगह पर आप सिंबल पे लड़ लें, लेकिन जहां अनकंफर्टेबल होते हैं, कांग्रेस की भी अपनी कहानी है। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी, मुझे बोलने में कोई परहेज तो कभी रहता नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस में लगता है बड़े नेताओं को कि हुड्डा साहब के इलाके में हार गए तो उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। उधर जो जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस में, अलग अलग इलाकों में अलग अलग सल्तनत है, और जो मुख्य वजह सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ने की का है, वो सब यही है। और एकमात्र कारण है, जो मैं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की जो बात करता हूं, तो खाने वाले दांत की कहानी यही है कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो उनके लीडरशिप पे सवाल उठ जाएंगे। जवाहर जी, यही सवाल बीजेपी के लिए भी, जो आप कह रहे थे ना कि पत्रकार चलाते हैं, पत्रकार भाई साहब कहाँ इतनी हैसियत है कि वो पॉलिटिकल पार्टी चला लें, अपना घर ही चला लें तो बड़ी बात होगी। ये कंफर्ट जोन में पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं तो स्टेटमेंट और निर्णय कुछ और होता है, जब ना हो तो फैसला कुछ और होता है। या तो आप कहते हैं कि हम परिषद में लड़ेंगे, पालिका में नहीं लड़ेंगे, किसी भी सीट पे नहीं लड़ेंगे। मैं अपनी बात करता हूँ जी। हम कभी राजनीति को कंफर्ट जोन की राजनीति मानते ही नहीं है। इसका उदाहरण आप देखिए कि गुजरात का चुनाव आने वाला है। हमने जो तैयारी करनी थी, मीडिया ने लिखा था कि यूपी चुनाव के बाद और बाकी जो 5 राज्य के चुनाव हुए उसके 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री गुजरात में उसी दिन पहुंच गए थे। तो आप लोगों ने कहा था कि ये भाजपा का विजन है कि उसने अपनी अगली तैयारी शुरू कर दी। तो हम चुनाव को लेकर कभी भी कंफर्ट जोन में रहते नहीं है। जब कोई हरियाणा में सिंबल पे चुनाव लड़ने की नीच सोचता था, हरियाणा में सिंबल पर ये चुनाव लड़ना, नगर निगम के, निगम परिषद के, नगर पालिका के, ये लड़ना ही हमने सिखाया है। इस रूप में हमने वो चुनाव की देन दी है, और इसलिए हमने कहा कि ये चुनाव हमने तय कर लिया, तो ये हमारा कंफर्ट जोन नहीं है, ये हमारे लिए चुनौती, और चुनौती को हमने स्वीकार किया है। हमने वो कंफर्ट नहीं किया जैसे अभी की मान लो कांग्रेस ने किया कि उनको लगता है कि बीजेपी के अलावा अगर कोई भी जीत गया, XYZ, अगर वो किसी राजनीतिक पार्टी का ऑफिशियली कैंडिडेट नहीं है, मान लीजिए जेजेपी हो गया, इनेलो को हो गया, बसपा हो गया, तो वो हर एक को कह सकेंगे जी ये हमारा है। नहीं, भाजपा तो कह ही नहीं पाएगी क्योंकि भाजपा के सामने चुनाव लड़ा है। जो मैं आपसे आपको तो बड़ा आपसे बड़ा सीरियसली बात कर रहा हूँ, आपको बड़ा मैच्योर भी मैं दिल से मानता हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये परिषद है और पालिका है। या तो आप कहते हैं कि हम इस परिषद है या पालिका, एक जगह आप पूरे सिंबल पे लड़ रहे हैं, एक जगह आपने कह दिया कि जो जिला की समितियां कहेंगे हम वो करेंगे। आप सीधे कहते हैं कि भाई हम इसमें पूरे पे सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, कहीं अगर हमें लगा होगा उसका कोई अन्य कारण रहे होंगे, परंतु वो हमारा कंफर्ट जोन तो बिल्कुल नहीं होगा। राजनीति को हम कंफर्ट जोन मानते ही नहीं। राजनीति में तो सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो,
जब तक वो उसको चुनौती नहीं मानेगा, जिस दिन राजनीतिक पार्टी ने हमने कंफर्ट जोन मानना शुरू कर दिया, हम मान लेंगे उसी दिन से हमारा पतन शुरू हो गया। इसलिए राजनीति तो एक युद्ध है, उस युद्ध को हम युद्ध की तरह लड़ते हैं, उसकी प्लानिंग भी करते हैं, परिणाम चाहे जो मर्जी होता हो। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफर्ट जोन तो बिल्कुल नहीं। एक आखिरी सवाल, जब जवाहर यादव साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे पता है कि जवाहर यादव जी को अंदर की पूरी खूब जानकारी रहती है। ये पिछली बार एक मीडिया हाउस के मालिक को ले आए थे बतौर इंडिपेंडेंट मैदान में, इस बार एक दूसरे मीडिया हाउस के मालिक आ गए हैं बतौर इंडिपेंडेंट, जेजेपी का समर्थन है ना, रंजीत चौटाला का समर्थन। ये क्या अंदर का क्या खेल है? अब मैं जो कह रहा था ना कि मैं उस पर्सन पे आ गया कि राजनीतिक पार्टी को पत्रकार चलाने में किस लिए कह रहा था। हाँ। तो ये मेरी बात सत्य हो गई ना। उसके बाद आखिरी में देखिए ये और इसका उत्तर तो राजनीति थोड़ी चला रहे हो, तो बेचारे चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं सर, तो चला तो आप ही लोग रहे हैं। पता नहीं कौन कौन कहाँ किस कर्टन के नीचे से कौन कौन लोग हाथ थाम ले। देखिए सर, एक बड़ा स्पष्ट रूप से बताऊंगा जी, हमारे पास भी एक्स्ट्रा वोट है दूसरे कैंडिडेट के लिए। जजपा का वोट है, उनका कोई प्रत्याशी नहीं है तो उनके पास भी एक अपना वोट है। इंडिपेंडेंट का भी अपना वोट है। अब जो सेंधमारी होगी, अगर उसमें हुड्डा साहब का अपने पुराने साथी विनोद शर्मा पे दिल आ गया और उनको लगा कि मुझे जो विनोद शर्मा जी के साथ जो अत्याचार हुए उसका प्रायश्चित करना चाहिए तो हो सकता है वो प्रायश्चित कर ले। ठीक है, मतलब एक तो जेजेपी का वोट आ गया, रंजीत चौटाला का आ गया, है ना, गोपाल कांडा, ये वाला लॉबी तो मिल ही जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा वोट है अभी बीजेपी के पास, वो मिल जाएगा। जो कमी वो कितनी, आपने तो कैलकुलेट कर लिया होगा जवाहर जी बैठे बैठे अब तक कि कितने वोट की और जरूरत पड़ेगी उन्हें। ऐसा है जी विनोद शर्मा जी, मैं तो कह रहा हूँ सारा का सारा खेल हुड्डा साहब के ऊपर है। हुड्डा साहब अगर प्रायश्चित करना चाहेंगे तो मुझे लगता है परिणाम अच्छे होंगे। किसके लिए? मीडिया मालिक के लिए? मतलब मीडिया मालिक, मैं तो पत्रकारों का समर्थक रहा हूँ तो मैं तो पत्रकारी का हूँ। ठीक है, मतलब वो बेहतर रहेगा। ठीक है जवाहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और पत्रकार पार्टी नहीं चलाते हैं सर, पत्रकार तो घर चला ले, बड़ी बात होती है। बहरहाल पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त चंडीगढ़ से, और चंडीगढ़ में गहमा गहमी बहुत जबरदस्त है। ये पवन, आज तो मतलब लगातार मैं समझ सकता हूं कि आपकी हालत आज बड़ी खराब होगी। वहां एक जगह पुआ पकता है पकवान, तब तक में इधर आप खा रहे होते हैं तो पता चलता है दूसरी जगह पकोड़ा तैयार है। एक जगह नॉमिनेशन फाइल हुआ तो पता चला कि कार्तिकेय शर्मा पहुंच गए, वहां भी पकोड़े बट रहे होंगे। ये एक इक्वेशन समझने की कोशिश है। जवाहर यादव ये कह रहे थे कि बीजेपी के पास कुछ एक्स्ट्रा वोट है, जेजेपी का मिल गया। ये तय मान के चलिए कि गोपाल कांडा, रंजीत चौटाला, ये सब के सब कार्तिकेय शर्मा की तरफ गए होंगे, ये बातचीत हो चुकी होगी। कुछ ये हमें कैलकुलेशन करना चाहिए कि अगर कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा पहुंचना है तो और कितने वोट चाहिए, और वो वोट कहां से आ रहे हैं। एक कुलदीप शर्मा का भी, एक कुलदीप बिश्नोई का भी मान करके चलिए कि उधर ही जाता है। ये खेल कितना दिलचस्प हो गया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अभी नया उन्हें कमान मिला है पूरे हरियाणा का, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये। देखिए शशि रंजन जी, आज जब अजय माकन का नामांकन भरने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे तो आज वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो कल शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद उनके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था वो आज नहीं था। चूंकि आज जो तीसरा निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरा गया है, इसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ा दी है। चूंकि कार्तिकेय शर्मा के पास अभी जो गणित है उसमें अगर वो सफल हो जाते हैं तो उनको कांग्रेस में कोई बहुत बड़ी सेंधमारी नहीं करनी है। 2 से 3 वोट की अगर वो कांग्रेस में सेंधमारी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर बाकी जो समीकरण उन्होंने जुटाए हैं उसके बलबूते पर, और कांग्रेस की 2 से 3 वोट की यानी 2 से 3 विधायकों की अगर सेंधमारी में वो सफल हुए तो अजय माकन की वही स्थिति हो सकती है जो 2016 में आर.के. आनंद की हुई थी। ऐसे में जो है वो अब ये जो दिलचस्प है वो हरियाणा का राज्यसभा का चुनाव हो चुका है। 2 की बजाय 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे उम्मीदवार ने साफ तौर पर यह भी कहा है नामांकन भरने के बाद कार्तिकेय शर्मा ने कि जो अजय माकन है
वो हरियाणा के रहने वाले नहीं है, हरियाणा के नहीं है। इसलिए मैं हरियाणा के सभी जो विधायक हैं उनसे ये अपील कर रहा हूं कि हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा की डेवलपमेंट के लिए मुझे वोट करें, मेरा साथ दे। तो अब एक मुद्दा जो है वो बाहर का होने का भी अजय माकन के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी जैसे ही कार्तिकेय शर्मा का तीसरे उम्मीदवार के तौर पर नाम सामने आया था, उसके बाद उनके चेहरे पर वो जो वो नूर नहीं रहा, जो नूर उनके चेहरे पर कल शाम को कांग्रेस के विधायक दल की बैठक के बाद था। लेकिन अभी कार्तिकेय शर्मा के लिए भी रास्ता आसान नहीं है, जो राज्यसभा में जाना है तो वो एक आंकड़ा भी चाहिए। अगर उस आंकड़े को पवन अगर समझे जो बड़ा ही क्रूशियल है कि फिर कांग्रेस से कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। 31 विधायकों की जरूरत है किसी को जिताने के लिए। बीजेपी के पास 40 है, 9 उनके पास एक्स्ट्रा होता है। जेजेपी ने समर्थन दे दिया तो 10 और 9 19 होता है। 5-6 आप रणजीत चौटाला, गोपाल कांडा, ये जितने चेयरमैन बने हुए हैं या जो सरकार से लाभ ले रहे हैं, 5-7 5-6 इंडिपेंडेंट कितने हो जाते हैं टोटल अगर आप उस तरीके से जोड़ें तो? जी बिल्कुल, देखिए 19 के बाद यानी बीजेपी के 10 और माफ कीजिए बीजेपी के 9, जेजेपी के 10 के बाद इस 19 के बाद जो आंकड़ा है उसमें 6 निर्दलीय जो सरकार के साथ खड़े हैं, उनके बाद 25 का आंकड़ा होता है। बलराज कुंडू, गोपाल कांडा, अभय चौटाला, ये 3 के बाद 25 + 3, अगर ये तीनों साथ आ जाते हैं तो 28 का आंकड़ा होता है। और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी जब हजका थी तो जनचेतना पार्टी जो विनोद शर्मा की पार्टी थी, जो पूर्व में मंत्री है, कार्तिकेय शर्मा के पिता है, उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हजका के और जनचेतना पार्टी के अच्छे संबंध रहे, यानी कुलदीप बिश्नोई के और विनोद शर्मा के अच्छे संबंध रहे। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई अगर उधर वोट करते हैं तो यह आंकड़ा 29 में पहुंच गया। ऐसे में कांग्रेस के पास आंकड़ा 31 का है। तो 2 से 3 वोट का अगर खेल हो गया तो आप समझिए 2016 का जो इंक कंट्रोवर्सी कांड है उसकी पुनरावृत्ति एक तरह से हरियाणा एक बार मैं दोहरा देता हूं कि कार्तिकेय शर्मा का मैदान में आना क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के लिए मुश्किलों उनकी भवें क्यों तन गई हैं। एक बार फिर समझ ली कि ये खेल इतना दिलचस्प क्यों हो गया है। एक कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से अजय माकन और पवार साहब जो पहले कभी परिवहन मंत्री थे वो आ गए बीजेपी के कैंडिडेट। अब ये कार्तिकेय शर्मा जो कि एक मीडिया हाउस के मालिक हैं, कई सारे रीजनल चैनल्स, नेशनल चैनल्स वो चलाते हैं, और उनके पिता एक जमाने में कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के वो कहते हैं ना कि मतलब गहरी दोस्ती, मतलब दोनों अगर दिन में 2-4-5 घंटे साथ ना रहें तो दोनों को बेचैनी होती थी, वो वाली दोस्ती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विनोद शर्मा। कुछ कारणों की वजह से दोनों अलग अलग हो गए, मैं उन कारणों पे फिलहाल अभी नहीं जाना चाहता हूं। अब विनोद शर्मा, ये कार्तिकेय शर्मा की एंट्री नहीं, ये विनोद शर्मा की एंट्री हो रही है। और कार्तिकेय शर्मा जब आते हैं तो जेजेपी ने समर्थन दे दिया, यानी कि 31 एमएलए आपको चाहिए, उनका समर्थन चाहिए, वोट चाहिए राज्यसभा पहुंचने के लिए। बीजेपी के पास 40 है, तो वो अगर 31 अपने वाले को दे दिया, बच गए 9, वो 9 जाएंगे कार्तिकेय शर्मा को। जेजेपी का 10, यानी 9 और 10 19 हो गया। 19 के बाद 6 इंडिपेंडेंट हैं, ये सब के सब जाएंगे कार्तिकेय शर्मा को, लगभग ये तय मान के चलिए। अलग अलग कारण है, अगले एपिसोड में ये बता दूंगा कि ये इनका वोट वहां क्यों, उनका वोट वहां क्यों। तो ये हो जाते हैं 25, और बलराज कुंडू, अभय चौटाला और इनको अगर आप मान लीजिए, जोड़ लीजिए, वो हो जाते हैं 3, यानी कि 25 और 3 28। कुलदीप बिश्नोई को अभी से ही आप मान के चलिए तो वो हो गए 29, और कुलदीप बिश्नोई अगर इधर आ जाते हैं तो कांग्रेस का 31 से घसक कर 30 हो जाता है। ये भी ध्यान रखिए, ये 30 पर खड़े हैं और आज की तारीख में कार्तिकेय शर्मा 29 पर खड़े हैं, यानी कि सिर्फ 2 वोट अगर वो मैनेज हो गया। अब ये 2 वोट का गणित समझ लीजिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की भवें क्यों तनी हुई हैं। अभी आज सुबह कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट किया कि कुमारी सैलजा को भी टिकट देना चाहिए था। जब अजय माकन को दिल्ली और राजस्थान के रास्ते से हरियाणा पहुंचा सकते हैं, जब रणदीप सुरजेवाला को यहां से आप राजस्थान भेज सकते हैं, तो इतनी सीनियर लीडर कांग्रेस की, और वो कुमारी सैलजा हरियाणा से राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं,
हालांकि पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा को भेज दिया था। तो वो दर्द कैप्टन अजय यादव का आता है, वो दर्द किरण चौधरी का आपने अभी स्टेटमेंट सुना कि हमें चुनाव तो सिंबल पे लड़ना चाहिए था। ये कई बार पॉलिटिक्स में स्कोर सेटल भी किया जाता है और इस तरीके से सेटल किया जाता है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। जो मैं कह रहा हूं उस पर जरा गौर फरमाइएगा, ये 2 या 3 का ही मसला है और राज्यसभा पे नजर रखिए। हर हलचल पे, हर मूवमेंट पे हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे। हमारा तो काम सर, वो हाथी के 2 दांत होते हैं, एक बाहर वाले दिखाने वाले, तो वो तो आप देखते ही रहते हैं। हमारा काम है हाथी जिस दांत से खाता है वो दांत आपको दिखाते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हरियाणा की राजनीति एक बार फिर बहुत ही दिलचस्प हो चली है। राज्यसभा और निकाय चुनाव दोनों एक के बाद एक कई रंग अभी आपको देखने को मिलेंगे। जनता टीवी पर लगातार बने रहिए, हर रंग से हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे और हाथी का वो दांत भी आपको दिखाते चलेंगे जिससे हाथी खाना खाता है। बाकी जो दिखाने वाले दांत है वो तो आप मोहल्ले में देखते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।